नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज़ चल रही है एपिसोड नंबर 13 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं लघु पाराशरी की। लघु पाराशरी का ये 12वां पार्ट है, पार्ट नंबर 12 है, जिसमें हम बात करेंगे श्लोक नंबर 18 और श्लोक नंबर 19 के। योग कारिकाध्याय का ये 5वां श्लोक है और लघु पाराशरी का ये श्लोक नंबर 18 है। श्लोक नंबर 18 कहता है कि दशास्वपि भवेत योग प्रायशो योग कारिणो दशाद्वीय मध्यगत स्तदु का शुभ कारिणाम। और श्लोक नंबर 19 कहता है लोकारक संबंधात् पापिनोपि ग्रहा स्वतः तद्विद भुक्त्यनुसारेण दिशेयुर्गोगजम फलम। देखिए श्लोक नंबर 18 और 19। श्लोक नंबर 18 में कहा गया है कि योग कारक ग्रहों की दशा या अंतर्दशा के मध्य पड़ने वाली शुभ ग्रहों की दशा या अंतर्दशा में भी उक्त योग का फल प्रायः मिलता है। यहाँ पर श्लोक नंबर 14 से और 17 तक हमने विभिन्न प्रकार के राजयोगों की बात करी। इन जनरल भी जब बात आती है तो ये कह के एस्ट्रोलॉजर के द्वारा छोड़ दिया जाता है कि आपकी कुंडली में विष योग है, आपकी कुंडली में लक्ष्मी योग है, आपकी कुंडली में महालक्ष्मी योग है, आपकी कुंडली में गज केसरी योग है। लेकिन प्रश्न ये है कि इस योग का फल मिलेगा कब? इन दोनों श्लोकों में यही बात बताई जा रही है कि जो भी कथा कथित योगों की बात की जाती है, शुभ स्थितियों की बात की जाती है, तो योग जो भी बनता है वो दो ग्रहों के संबंधों से बनता है। दो ग्रहों के संबंध से, चाहे गजकेसरी योग हो या महालक्ष्मी योग हो या पंच महापुरुष योग हो या राजयोग हो, विपरीत राजयोग हो, जो भी योग हो वो किसी न किसी कम से कम दो ग्रहों के योगों से या दो ग्रहों के कॉम्बिनेशन से वो योग बनता है। और उन दो ग्रहों के कॉम्बिनेशन की जब दशा आती है तो वो फलीभूत होता है। ये सिंपल सा सिद्धांत है। लेकिन यहाँ पर योग कारक ग्रहों की भी बात की जा रही है। कुंडली में किसी भी ग्रह के, दो ग्रहों के कॉम्बिनेशन को हम नाम तो दे देते हैं। पाराशर जी ने भी विभिन्न प्रकार के दो योगों को नाम तो दिया, ये पर्टिकुलर यह वाला योग बन रहा है, किसी भी प्रकार का योग बन रहा है। लेकिन इसको एक सिंपल भाषा में श्लोक नंबर 18 और 19 में ये बता दिया गया है कि जो भी योग बनते हैं वो योग कारक ग्रहों के प्रभाव से बनते हैं। पहली बात, उन योग कारक ग्रहों के प्रभाव के फलस्वरूप जो योग बनते हैं वो फलीभूत जो होते हैं वो होते हैं जब इनकी दशा या अंतर्दशा उस जातक को, उस कुंडली होल्डर को मिलती है तब। क्लियर है? दूसरे श्लोक में बात की गई है कि इसी प्रकार योग कारक ग्रहों की दशा के मध्य पड़ने वाली पाप ग्रह की दशा में निश्चय से योग का फल होता है यदि वह पापी दशेश किसी योग कारक ग्रह से संबंध करता हो। देखिए यहाँ पर दो बातें बताई गई हैं। अब एक कुंडली ले लेते हैं, उस पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ये आपकी स्क्रीन पर एक कुंडली है, इसके बारे में हम बात करते हैं। पहले तो हम श्लोक के भावार्थ को समझ लेते हैं। यहाँ पर दो बातें कही गई हैं। पहली बात तो ये कही गई है कि दो योग कारक ग्रहों के कॉम्बिनेशन से जो स्थिति क्रिएट होती है उसको योग कहा जाता है। वो योग कब घटित होगा? वो योग तभी घटित होगा जब उन योग कारक ग्रहों की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतरदशा व्यक्ति को प्राप्त होगी। एक चीज। लेकिन यहाँ पर भी दो कंडीशन बताई है। दो श्लोकों में दो कंडीशन बता दी गई है। योग कारक ग्रहों की दशा अंतर्दशा के मध्य पड़ने वाली शुभ ग्रहों की दशा अंतर्दशा में एक कंडीशनल ये है कि शुभ ग्रहों की, शुभ ग्रह होने चाहिए। दूसरे श्लोक में कहा है कि पाप ग्रह की दशा में भी ये फल की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन कंडीशन क्या है कि वो पाप ग्रह शुभ ग्रहों से संबंध बनाता हो, किसी न किसी तरह से रिलेट करता हो, किसी न किसी प्रकार से उनसे
रिलेट करता हो या संबंध बना रहा होता है, उस कंडीशन में उस पाप ग्रह की दशा में भी फल की प्राप्ति होगी। देखिए, हमने बात करी थी एपिसोड नंबर 12 की, जो हमने सीरीज चलाई थी, तो हमने एपिसोड नंबर 12 के पार्ट 5 में शुभ अशुभ ग्रहों की बात की थी। वहाँ पे हमने ये भी बात करी थी कि शुभ ग्रह होते हैं गुरु और शुक्र, अशुभ ग्रह होते हैं शनि और मंगल, पाप ग्रह होते हैं सूर्य और राहु और केतु, विशेष शुभ ग्रह होते हैं गुरु शुक्र और बुध। तो ये हम बात कर चुके हैं। अब इन दो श्लोकों में हमें क्या देखना है कि शुभ ग्रह, मान लीजिए हम शुभ ग्रह की बात करते हैं, गुरु और शुक्र की बात करते हैं। एपिसोड नंबर 12 के पार्ट 5 में हमने ये भी बताया था कि बुध और चंद्रमा कंडीशनल शुभ या कंडीशनल अशुभ होते हैं। देखिए, बहुत विस्तार से जानना है तो आपको संबंधित जिसकी हम बात कर रहे हैं वो आपको एपिसोड देखना पड़ेगा, वो वीडियो आपको देखना पड़ेगा। एपिसोड नंबर 12 का पार्ट 5 आपको देखना पड़ेगा, तो थोड़ा सा विस्तार से आप समझ पाएंगे। जब ग्रहों की हमने एपिसोड नंबर 12 की हमने सीरीज चलाई थी, तो उसके पार्ट नंबर 37 में हमने ग्रहों की महादशा वर्ष की बात कर रही थी, जिसमें एक क्रम भी बताया था कि ग्रहों की दशाओं का क्रम क्या होता है। पहली बात तो ये बताई जा रही है कि दो योग कारक ग्रहों की दशा या अंतरदशा के मध्य पड़ने वाली शुभ ग्रहों की दशा या अंतरदशा में भी उक्त योग का फल प्रायः मिलता है। अब मान लीजिए कि इनकी कर्क लग्न की कुंडली है ये, और कर्क लग्न की कुंडली में इनका जन्म राहु की दशा में हुआ है। तो कर्क लग्न की कुंडली में योग कारक ग्रह कौन से होते हैं? मंगल, गुरु, राहु और बुध। क्यों मंगल क्यों होता है? मंगल इसलिए होता है क्योंकि ये दशम भाव का और पंचम भाव का स्वामी है, तो अपने आप में राजयोग कारक ग्रह बन जाता है। तो मंगल शुभ ग्रह हो गया या योग कारक ग्रह हो गया। एक तो मंगल योग कारक ग्रह हो गया, दूसरा गुरु योग कारक ग्रह हो गया। गुरु कैसे हो गया? क्योंकि ये 9th हाउस का लॉर्ड है, इसलिए योग कारक हो गया। तीसरा कौन सा हो गया? मान लीजिए कि अगर राहु की प्लेसमेंट अच्छे स्थान में होती है तो मानते हैं कि चलिए राहु भी इसका योग कारक हो गया इस कुंडली का। और एक योग कारक कौन सा हो गया? बुध योग कारक हो गया। मान लीजिए कि ये चारों ही ग्रह योग कारक हैं और राहु की दशा में जन्म हुआ है इस व्यक्ति का। तो अब क्या होगा कि राहु के तुरंत बाद जो दशा आएगी वो गुरु की आएगी और गुरु के बाद शनि की आएगी। राहु और गुरु तो योग कारक ग्रह हैं, लेकिन शनि योग कारक ग्रह नहीं है। तो नियम जो कहता है वो ये कहता है, श्लोक नंबर 19 की बात करें तो 19 ये कहता है कि दो योग कारक ग्रहों की दशा के मध्य पड़ने वाली पाप ग्रह की दशा में भी शुभ योग की प्राप्ति होती है, बशर्ते वह पापी किसी योग कारक ग्रह से संबंध करे, योग कारक ग्रह से संबंध बना रहा है। अब मान लीजिए गुरु और राहु की हम बात करते हैं। गुरु और राहु से अगर ये संबंध बना लेता है तो ये भी शुभ फल की प्राप्ति देने वाला होगा, भले ही ये पापी ग्रह हो, लेकिन ये योग कारक ग्रहों से संबंध बना रहा है। तो गुरु राहु की अच्छी जाएगी दशा, उसके बाद गुरु की अच्छी जाएगी, उसके बाद शनि की भी अच्छी जाएगी और उसके बाद बुध की अच्छी जाएगी। तो राहु से और बुध तक जो लगातार दशाएं हैं वो शुभ होंगी, क्योंकि क्रम भी तो होता है ना, क्रम जो बताया था, राहु के बाद गुरु, गुरु के बाद शनि और शनि के बाद बुध, ये दशाएं इनको मिलनी है। तो राहु योग कारक ग्रह की दशा हो गई, फिर गुरु योग कारक ग्रह की दशा हो गई, फिर बुध योग कारक ग्रह की दशा हो गई, लेकिन शनि योग कारक ग्रह की दशा नहीं है। लेकिन शनि योग कारक ग्रहों से अगर संबंध बना रहा है तो ये चारों की चारों दशाएं योग कारक ग्रहों की दशा होने के कारण शुभ फल की प्राप्ति कराने वाली होगी। ये हमारा श्लोक नंबर 19 कहता है, ये सिद्धांत कह रहा है। दूसरी चीज क्या हो गई कि दो योग कारक ग्रहों की दशा में पड़ने वाला शुभ ग्रह की दशा भी शुभ फल प्रदान करने वाली होती है, लेकिन यहाँ ये कंडीशन नहीं है कि वो संबंध बनाए उन योग कारक ग्रहों से। दो चीजें हो गई ना। अब मान लीजिए कि गुरु के बाद शनि की दशा और शनि के बाद बुध की दशा, उससे पहले भी
राहु के बाद गुरु की, और गुरु के बाद शनि के, शनि के बाद बुध की, और बुध के बाद केतु की, केतु के बाद शुक्र की, और उसके बाद सूर्य की। अब मान लीजिए कि हम लेके चलते हैं इस कुंडली में केतु, शुक्र और सूर्य। पहले केतु की दशाई, फिर शुक्र की दशाई, और फिर सूर्य की दशाई। अगर ये योग कारक हैं, केतु और सूर्य इस कुंडली में योग कारक हैं, शुभ फल प्रदान करने वाले हैं, तो पहले केतु की आएगी, वो शुभ फल देगा, लेकिन उसके बीच में फिर शुक्र की आएगी और फिर सूर्य की आएगी। तो शुक्र की जो दशा आती है, क्योंकि वो शुभ ग्रह है, नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह है, इसलिए इसकी महादशा भी अच्छी जाएगी, क्योंकि ये दो योग कारक केतु और सूर्य, दो योग कारक ग्रहों के बीच में पड़ने वाली दशा है। दोनों श्लोक हमारे क्लियर हो गए। अगेन रिपीट कर रहा हूं मैं कि यदि दो योग कारक ग्रह हो, लेकिन उनके बीच में शुभ ग्रह हो, शुभ ग्रह की दशा आ रही हो, तो वो तीनों ही शुभता प्रदान करने वाली होंगी। एक चीज। दूसरी बात, दो शुभ ग्रहों की दशा हो, दो ग्रहों की, दो योग कारक ग्रहों की दशा हो। शुभ तो नहीं कहेंगे, शुभ अशुभ से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे योग कारक से मतलब है। दो योग कारक ग्रहों की दशा हो। योग कारक का मतलब वही बात जो हमने स्टार्टिंग में करी थी कि कोई भी शुभ योग बना रहे हो। शुभ योग से मतलब हो गया अच्छा योग बना रहे हो, फ्रूटफुल योग बना रहे हो, लाभदायक योग बना रहे हो। दो योग कारक ग्रह यदि लाभदायक योग बना रहे हैं, तो उसके बीच में अगर कोई पापी ग्रह की दशा भी आती है, अशुभ ग्रह की दशा भी आती है, पाप ग्रह की दशा भी आती है, तो इसमें कंडीशन यह है कि वो उन दोनों में से किसी एक से या दोनों से योग बना रहा हो या संबंध बना रहा हो, तो उसकी भी दशा शुभता प्रदान करने वाली होगी। देखिए, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। ओवरऑल क्या बात आई है इसमें, इन दोनों कारिकाओं में, इन दोनों श्लोक में कॉमन बात ये आई है कि यदि दो योग कारक ग्रहों की दशा चल रही है, दो महादशाएं चल रही हैं, दो अंतरदशाएं चल रही हैं और योग कारक ग्रहों की दशा चल रही, तो उनके बीच में जो आने वाली दशा है वो भी शुभता प्रदान करने वाली हो सकती है, भले ही उनका योग कारक ग्रहों से या दशाओं से कोई संबंध न बन रहा हो, लेकिन वो शुभ होना चाहिए। लेकिन अगर अशुभ है तो उसका उन दोनों ग्रहों से संबंध बन रहा हो या उनमें से किसी एक से संबंध बन रहा हो, तो वो भी शुभता प्रदान करने वाली होगी। अब यदि मध्यवर्ती दशा जो आई है, मध्य में जो दशा आई है, मतलब एक शुभ ग्रह की, फिर अंत में शुभ ग्रह की, और बीच में जो दशा आई है, यदि मध्यवर्ती दशा का स्वामी ग्रह शुभ अगर होता है तो उसकी दशा में शुभ फल मिलेगा। लेकिन अगर शुभ ग्रह का संबंध भी बन जाता है तो वो क्या करेगा, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल रिजल्ट देने वाला होगा। यही इस श्लोक का जो भावार्थ है वो यही तो बनता है कि योग कारक ग्रह तो योग कारक फल दे ही देगा, लेकिन उसके बीच में अगर कोई आना है, अगर नॉर्मल भी अगर आ रहा है शुभ ग्रह और वो संबंध नहीं बनाता है, तब भी वो शुभता प्रदान करने वाला होगा। लेकिन अगर संबंध बना दिया तो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। तो एक चीज़ ये हो गई। लेकिन अशुभ ग्रह जो होगा वो बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं होगा, वो नॉर्मल शुभ फल देगा। ठीक है ना, तो दोनों चीज़ों को क्लियर रखिएगा। लेकिन इसी बीच में अगर ये कोई समग्रह आ जाता है जो न्यूट्रल है, कुंडली में न शुभ है न अशुभ है, न्यूट्रल वर्क कर रहा है, तो क्या होगा, तब भी ये शुभता प्रदान करने वाला होगा, लेकिन नॉर्मल शुभता प्रदान करने वाला होगा, योग कारक ग्रहों से कम शुभता प्रदान करने वाला होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि दो योग कारक ग्रह अगर कुंडली में हो रहे हो तो उसके मध्य जो आने वाली असंबंधी शुभ ग्रह की दशा है, जो संबंध नहीं बना रही है, असंबंधी शुभ ग्रह की दशा है, वो तो सामान्य होगी, सामान्य शुभ फल प्रदान करेगी। और संबंधी शुभ ग्रह की अगर दशा आ जाएगी तो वह ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी। ये देखिए, जो हम बात कर रहे हैं ये महादशा और अंतरदशा दोनों स्थितियों में हम बात कर रहे हैं। इससे ये अर्थ ना लिया जाए कि ये जो बात हो रही है केवल और केवल
महादशा की बात हो रही है, ये अंतर्दशा की बात हो रही है, ये प्रत्यंतर दशा की भी बात हो रही है। कितना माइन्यूट आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, ये उसकी बात हो रही है, ये दशाओं की बात हो रही है। यहाँ महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा से मतलब नहीं है, सिद्धांत सभी जगह काम करेगा। यहाँ पे जो कारिकाएँ हैं, जो श्लोक हैं, दोनों ही श्लोक में कहीं ये नहीं लिखा गया है कि यहाँ महादशा की बात हो रही है। तो यहाँ महादशा में भी कंसीडर होगा, यहाँ अंतर्दशा में भी कंसीडर होगा, यहाँ पे प्रत्यंतर दशा में भी कंसीडर होगा, लेकिन विंशोत्तरी दशा में कंसीडर होगा। यहाँ पे पाराशर सिद्धांत लागू होंगे और पाराशर सिद्धांत विंशोत्तरी दशा पे काम करता है, विंशोत्तरी पे ही काम करेगा केवल। तो इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है। आई होप आपको क्लियर हो चुकी होगी जो हमने बात करी है शुभ ग्रह वाली बात, जो पहली श्लोक की बात करी है हमने, जो श्लोक नंबर 18 की बात करी है, शुभ की जो बात करी है वो क्लियर हो चुकी होगी। अब हम करते हैं पापी ग्रह की बात या अशुभ ग्रह की बात। यहाँ पे भी अशुभ ग्रह में 3 कंडीशन हो सकती है, जैसे शुभ ग्रह में 3 कंडीशन थी, ऐसे ही अशुभ ग्रह में भी 3 कंडीशन हो सकती है। पहली कंडीशन तो ये हो सकती है कि जो मध्यवर्ती दशा है, यदि वह जो मध्यवर्ती ग्रह है दशा का, जैसे योग कारक ग्रह की दशा प्रथम और अंत में योग कारक ग्रह की दशा और बीच में किसी पापी ग्रह की दशा अगर होती है या अशुभ ग्रह की दशा होती है, और वो मध्य में जो दशा है या पापी ग्रह की जो दशा है वो अगर योग कारक ग्रहों से संबंध नहीं बनाता है, अभी तो बात आ रही थी योग कारक ग्रहों से संबंध बनाए, लेकिन अगर योग कारक ग्रहों से ये संबंध नहीं बनाता है तो इसमें इसकी जो दशा होगी पापी ग्रह की वो प्रचुर पाप फल प्रदान करने वाली होगी, मतलब अशुभ होगी। इसमें कोई डाउट नहीं है कि अशुभ नहीं होगी, क्योंकि कंडीशनल है। 2 योग कारक ग्रह की अगर दशा है या महादशा है या अंतर्दशा है, उसके बीच में अगर पापी ग्रह की है, वो कोई संबंध नहीं बनाता, असंबंधी ग्रह है, तो वो नेगेटिव रोल प्ले करेगी, नेगेटिव इफेक्ट्स देगी। लेकिन अगर मध्यगत जो दशा है, अगर वो संबंध बनाती है योग कारक ग्रहों से, तो क्या होगा, तो वह 100% शुभ फल देगी, शुभ फल ही प्रदान करेगी। और अगर मान लीजिए ऐसी दशा स्थिति आती है कि वो अशुभ ग्रह इतना अशुभ भी हो जाता है कि वो मार्केश भी बन जाता है या अष्टम भाव का भी स्वामी हो जाता है, तब क्या होगा, तब भी वो शुभ फल प्रदान करने वाली होगी, क्योंकि ये हमारा नियम कहता है कि अगर अशुभ भी होगा तब भी वो शुभ फल प्रदान करने वाला होगा। लेकिन अगर वो सम अगर हो जाता है तो उसकी दशा, अगर इसका देखिए यहाँ पे 2 ही कंडीशन हो रही हैं, या तो संबंध बनाएगा या तो नहीं बनाएगा। संबंध बनाएगा तो शुभ फल प्रदान करने वाली होगी, और संबंध नहीं बनाएगा तो अशुभ फल प्रदान करने वाली होगी। अब ओवरऑल जो रिजल्ट आया वो ये आया है कि संबंधी ग्रह चाहे पाप हो चाहे शुभ हो, वह अपनी मध्यगत दशा में शुभ फल ही देगा। पहली बात, संबंधी ग्रह, संबंध योग कारक ग्रहों से संबंध बनाने वाला ग्रह, चाहे पापी हो चाहे क्रूर हो चाहे शुभ हो, कैसा भी हो ग्रह हो केवल, तो वह शुभ फल प्रदान करने वाला होगा। दूसरी स्थिति क्या आती है, अगर असंबंधी ग्रह अगर संबंध नहीं बनाता है तो वह अगर शुभ होगा तो शुभ फल देगा और पापी होगा तो पापी फल देगा, पाप फल देगा। क्लियर है? तो आई थिंक आप समझ चुके होंगे, आई होप आप क्लियरली समझ चुके होंगे इस चीज़ को कि महादशा अंतर्दशा में अगर योग कारक ग्रहों के फलाभूत होने की अगर बात करते हैं, फलीभूत होने की अगर बात करते हैं, तो उसके प्रेडिक्शंस कैसे होंगे, इस चीज़ को आपने क्लियरली समझ लिया होगा। नेक्स्ट जब हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे श्लोक नंबर 20 की, जिसमें हम अन्य श्रेष्ठ योगों की बात करेंगे। केंद्र और त्रिकोण के स्वामी ग्रहों से जो योग बनते हैं उनकी हम बात करेंगे आगे। ठीक है, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।